Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, ALET, DULLB, LLM, NLS, सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना गमाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो ले लीजिए। फॉर रिमूवल ऑफ अ गवर्नर फ्रॉम ऑफिस द प्रेसिडेंट सीक एडवाइस फ्रॉम, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। आगे बढ़े उससे पहले अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करके जाइएगा। आगे जो हमारे आर्टिकल्स है ना, हिंदू में काफ़ी अच्छी कुछ आर्टिकल्स आए, जैसे कि एक आया है कि टेक्नोलॉजी जो है वो कस्टोडियल डेथ के अंदर जो है वो क्या भूमिका निभा सकती है। तो पहले तो हम थोड़ा सा जानेंगे कस्टोडियल डेथ के बारे में, राइटर इस आर्टिकल में क्या कह रहे हैं, फिर हम जानेंगे कि ये टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन इससे किया जा रहा है। ऑल्दो अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ना कस्टोडियल डेथ वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको अपन देख के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए राइटर ने कुछ आंकड़े रखे हैं, जैसे कि इन्होंने रखा है कि बिटवीन 2001 से 2018 172% डाइड इन पुलिस कस्टडी बट ओनली 26 पुलिसमैन वर कन्विक्टेड फॉर सच डेथ्स। ठीक है, इसके बाद इन्होंने देखिए बोला है कि अभी रिसेंटली तमिलनाडु में जो कस्टोडियल डेथ की घटना घटी उससे काफ़ी आउटरीच हुआ था और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो फिर से चर्चा में आ गई थी। और ये जो चीज़ है ना ये कॉमन बनी आ रही है, चाहे कितना भी इसका चर्चा चल रहा हो, कितनी भी चीज़ें हो रही हो, बट कस्टोडियल डेथ जो है समय समय पे आप जो है इसको देखते रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे राइटर जो बोलते हैं बोलते हैं कि देखो पुलिस पर्सनल जो है वो ह्यूमन है फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और ऐसा होता है कि जब वो कोई चीज़ निकलवाने की कोशिश करते हैं किसी मुजरिम से, जब वो बात मुजरिम नहीं करता है तो फ्रस्ट्रेट होकर फिर वो उसको मारते हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ों का सहारा लेते हैं, जिसके वजह से फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा लेवल पे चीज़ें चली जाती हैं और उस विक्टिम नहीं बोलेंगे, जो भी आपका जो पुलिस के हिरासत में उस समय जो भी कन्विक्ट होगा उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर वो जो आपका कहा तो जा सकता है कि ही वॉज अ क्रिमिनल या फिर ही कुड बी अ क्रिमिनल, बट जब उसके साथ इस तरीके का वायलेंस होता है तो ये वो विक्टिम बन जाता है, क्योंकि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्राइम किया हो बट नो लॉ गिव्स यू राइट कि आप किसी को इस तरीके से टॉर्चर करें एंड बार्बरिक तरीके से मारें। तो ये कुछ बेसिक चीज़ थी। अब देखो लीगल प्रोविजंस क्या है कस्टोडियल वायलेंस के इंडिया के अंदर। सेक्शन 330, 331 एंड 348 ऑफ आईपीसी जो है वो आपका इससे डील करता है। सेक्शन 25 एंड 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इससे डील करता है। सेक्शन 76 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 29 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 भी इससे डील करता है। तो ये कुछ ऐसे आपके सेक्शंस हैं जो यहाँ पे इससे डील करते हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है रिलेटेड टू इट, जैसे कि आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ की बात करता है। तो राइट टू लाइफ में प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर इज अ फंडामेंटल राइट, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अपने केसेस में ये चीज निकाली है। Article 21 of Indian Constitution provides that no person shall be deprived of life or personal liberty except according to the procedure established by the law। तो ये जो कस्टोडियल वायलेंस होता है दिस इज नॉट अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और यहाँ पे आर्टिकल 21 में भी इसके खिलाफत में बात करती है। लॉ कमीशन की एक 273 रिपोर्ट थी, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लॉ कमीशन ने कौन सी रिपोर्ट में रिकमेंड किया था, क्या किया था, तो ध्यान रखना लॉ कमीशन की 273 जो रिपोर्ट थी उसके अंदर ये कहा गया था The report recommends that those accused of committing custodial torture, be it a policeman, military, or a paramilitary personnel, should be criminally prosecuted instead of facing mere administrative action, establishing an effective deterrent। कि आप छोटा मोटा एक्शन नहीं लीजिए, उनके ऊपर प्रॉपर प्रोसिक्यूट करिए जिससे कि एक डेटरेंट क्रिएट हो और फ्यूचर में कोई इस तरीके की चीज़ें ना कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और देखते हैं आंकड़े। एक सेकंड गाइज, वो आंकड़े जो हैं हमारे कहाँ है, हाँ, इंडिया इज ए ड्रीम रिकॉर्ड ऑफ, ये तो वही वाली चीज फिर से यहाँ पे लिखी हुई है। कुछ थोड़े से रीजंस जान लो। 2019 का एक आंकड़ा हमारे सामने कि क्या रीजंस रहे हैं कस्टोडियल वायलेंस के वजह से लोगों के मृत्यु होने की। सुसाइड काफी सारे लोगों ने करी, भाई आप इतना टॉर्चर करते हो तो फिर वो जो क्रिमिनल्स होते हैं खुद से सुसाइड कर लेते हैं। और यहाँ पे आप दूसरा एंगल भी समझ सकते हो कि सुसाइड शो कर दी गई हो पर सुसाइड ना हो। डेथ ड्यू टू इलनेस इन हॉस्पिटल, ज़्यादा मार खाई उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ नहीं बचे। इंजरी सस्टेन टू प्रायर टू द पुलिस, इंजरी सस्टेन ड्यूरिंग द पुलिस वाइल एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी, समझ रहे हो ना, एनकाउंटर, रोड एक्सीडेंट, जर्नी एंड अदर रीजंस आपके सामने। तो हमने ये जाना कि कुछ कारण 2019 में क्या रहे हैं कस्टोडियल डेथ के अंदर। वैसे तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे काफ़ी सारे वर्डिक्ट दिए हुए हैं कस्टोडियल डेथ को कम करने के लिए, जैसे कि अभी 2021 का एक मध्य प्रदेश का मामला था, उसमें सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था।
डी के बासु केस 2015 का एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रावधान किया था कि नॉन ऑफिशियल विजिटर्स जो हैं, जिनको हम शॉर्ट में एनओवीज बोलते हैं, दे शुड ऑल्सो बी मेड मैंडेटरी विच वुड एक्ट एज ए प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्चर। कि ये जो नॉन ऑफिशियल विजिटर्स होंगे ना, इनका सरप्राइज इंस्पेक्शन होगा पुलिस थानों में, जिससे कि जैसे अचानक से जब पुलिस थानों में ये पहुंचेंगे तो वहां पे अगर कुछ इस तरह की चीजें होंगी तो इनको देखने को मिलेगी, और ऐसी अचानक से जब ये विजिट करेंगे तो फिर पुलिस वाले इस डर से किसी के साथ इस तरीके का टॉर्चर करेंगे भी नहीं। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कही थी। लेकिन बात ये ना कि बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट ऑन पेपर हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ये सब चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, और ये एक बहुत बड़ा विषय है समस्या का। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल जो है वो है वेकअप कॉल। मणिपुर के अंदर अभी लैंडस्लाइड हुआ था, करीबन 7 किल्ड 45 मिसिंग इन अ मैसिव लैंडस्लाइड, जो कि जिरीबम इम्फाल न्यू लाइन प्रोजेक्ट को भी डैमेज कर गया। देखो, ये जितना भी लैंडस्लाइड होता है, बहुत सारी जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, ऐसा नहीं होता है अपने आप आ जाती हैं, आप उस जगहों पे काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इसका एक कारण है, पॉल्यूशन बढ़ना इसका एक कारण है, डिफॉरेस्टेशन इसका एक कारण है। अभी क्या हुआ, अभी एक मैसिव लैंडस्लाइड देखने को मिली काफ़ी सारा इंसीजेंट रेन्स के वजह से, और जिससे कि जिरीबम इम्फाल न्यू लाइन प्रोजेक्ट जो बन रहा था वो भी काफ़ी सारा डैमेज हो गया मणिपुर के अंदर। द मैसिव डेब्रिस हैज़ ब्लॉक द इजेई रिवर, जिससे कि ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि काइंड ऑफ ये ना बाढ़ वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है लो लेइंग एरियाज में, तो काफ़ी सारी मृत्यु या और सारा जो प्रॉब्लम्स है वो भी क्रिएट हो सकता है। लैंडस्लाइड क्या होता है, तो ये डिफाइन होता है एज ए मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ ए रॉक डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो आप ये देख सकते हैं जो प्लेट्स होती हैं वो मूव हो जाती हैं, काफ़ी सारे इसमें टाइप्स होते हैं, जैसे कि फॉल्स, टोपल, स्लाइड्स, स्प्रेड एंड फ्लोज। बहुत डिटेल में नहीं जानना है, ये ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, अपने आप में 2-4 घंटे का टॉपिक होता है, अपने को बहुत बेसिक समझना है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। कॉजेस क्या होते हैं लैंडस्लाइड इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो एक तो है अर्बनाइजेशन, जो भैया अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है, शिफ्टिंग ऑफ कल्टीवेशन, हैवी रेनफॉल एंड अर्थक्वेक्स, डिफॉरेस्टेशन एंड माइनिंग, और ये सारे आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में तो बहुत ही प्रचंड मात्रा में होते हैं। तो ये आपको एक कारण दिख रहा है जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं देखने को मिल रही हैं, और आर्टिकल के अंदर भी यही लिखा हुआ है कि कैसे आदमी जो है, इंसान जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जो ये घटना घटी है। अगला आर्टिकल है स्टेन्स ऑन इंडिया एंड रशियन डिफेंस कॉर्पोरेशन। देखो क्या है ना, रशिया अभी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है यूक्रेन वॉर में, काफ़ी इकोनॉमिकली भी और फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी उनकी सेना वहाँ पे लगी हुई है। अभी क्या है, रशिया ने भारत को काफ़ी सारा कमिटमेंट किया हुआ है, जैसे कि देखिए आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूँ मैं, जो बहुत सारी डील्स हैं जो रशिया के साथ हमारी भी पेंडिंग है, उसमें 1 for 21 MiG-29 फाइटर जेट्स, इसके अलावा 59 एग्जिस्टिंग MiG-29 जेट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ 12 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट, और बहुत सारी इस तरीके की डील्स जो हैं रशिया के साथ अभी पेंडिंग पड़ी हैं, जिसमें डिले हो रहा है, अब तक मिल जानी चाहिए डिलीवरी लेकिन नहीं मिल रहा है। तो कारण तो यही है कि रशिया भाई अपने आप में अभी बहुत बिजी है, लेकिन इससे क्या इंडिया और रशिया का रिलेशन खराब होगा, तो लगता नहीं है ऐसा होगा। बट ये है कि हाँ, अगर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी भारत को तो भारत का नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमें भी हमारी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। ऑल्दो हमारी जो आर्मी है या फिर इनडायरेक्टली हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये बात आई है कि जो ये डील है इसमें समय लग भी रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारी प्रिपरेशन का LAC के पास, क्योंकि अभी आपको पता है चाइना ने LAC के पास अपनी सेना, अपने इक्विपमेंट्स काफ़ी बढ़ा दिए हैं, तो इंडिया भी वहाँ पे अपनी प्रिपेयर्डनेस पूरी कर रहा है, ऐसा आर्मी ने हमारे बोला है। तो ये एक बेसिक आर्टिकल था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। द फंक्शनिंग ऑफ NIA कब बनी थी, कैसे चलती है, क्या है, इसको समझेंगे। आपको याद होगा अभी उदयपुर में जो घटना घटी थी, उसके बाद वो जो पूरा मसला है वो NIA को दे दिया गया था। तो NIA क्या है थोड़ा सा देखते हैं, जानते हैं। तो द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये जो है ये कह सकते हो आपकी UPA गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। कब लाई गई थी एक्चुअली, जब देखिए 26/11 का ही अटैक हुआ था ना, उस समय इसको लाया गया था, और उस समय के जो होम मिनिस्टर थे P चिदम्बरम जी, उन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल पास किया था पार्लियामेंट के अंदर, एंड 2009 के अंदर ये बॉडी जो है ये फंक्शन में आ गई थी। ठीक है, NIA है क्या, इट्स एन सेंट्रल एजेंसी मैंडेटेड टू इन्वेस्टिगेटेड ऑल द ऑफेंस अफेक्टिंग द सोवेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, offenses under the statutory laws enacted to implement international treaties, agreement, conventions, resolutions of the United Nations, its agencies and the other international organization. These includes terror acts and their possible links with crime like smuggling of arms, drug,
फेक इंडियन करेंसी, इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम द क्रॉस द बॉर्डर्स। हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है, इनकी ब्रांचेस जो की हैं हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, चंडीगढ़, रांची, चेन्नई, इम्फाल, बेंगलुरु एंड पटना। तो ये हमने जाना थोड़ा सा इनके बारे में। एनआईए देखिए मोस्टली जो है ना कुछ शेड्यूल ऑफेंसेस जो लिखे हुए हैं उसकी जांच करता है। कौन कौन से हैं, जैसे कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एंटी हाईजैकिंग एक्ट, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट, सार्क कन्वेंशन एक्ट, suppression of unlawful act against safety of maritime navigation and fixed platforms on continental shelf act, weapon of mass destruction and the delivery system act। इसी तरीके के और भी रिलेवेंट ऑफेंसेस अंडर आईपीसी, आर्म्स एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इन सब मसलों में एनआईए जो है फंक्शन में आ जाती है। इन सितंबर 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनआईए को एम्पावर किया था कि जो एनडीपीएस के मामले हैं, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जो टेरर केसेस से लिंक्ड होंगे ना, उसमें भी एनआईए जो है वो जांच कर सकती है। हाउ डज एनआईए टेक अप अ प्रोब? तो एज पर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट कैन रिफर द केस पर्टेनिंग टू द शेड्यूल ऑफेंस रजिस्टर्ड एट एनी पुलिस स्टेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और फिर एनआईए जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए फंक्शन में आएगी जब यूनियन गवर्नमेंट से उसको परमिशन मिल जाएगी। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सेम तरीका है। तो ये आपने जाना, ठीक है। अब थोड़ी सी न्यूज देख लेते हैं। बीजेपी नॉमिनी इलेक्टेड स्पीकर इन महाराष्ट्र, ट्रस्ट वोट टुडे। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं एकनाथ शिंदे जी, और अभी इन्होंने यहाँ पे अपने स्पीकर जो हैं वो बनाए गए हैं बीजेपी के ये हैं, और इनका जो नाम है वो है राहुल नरवेकर, ठीक है। तो राहुल नरवेकर ऑफ द बीजेपी वॉज इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द महाराष्ट्र असेंबली अब। और अब यहाँ पे और भी सारा बवाल चल रहा है, पूरा कहानी आपको पता ही है, तो उसमें कोई न्यूज़ ऐसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है यहाँ पे कुछ, पर ठीक है, क्या हो रहा है देश दुनिया में पता होना चाहिए। सेलिब्रेटिंग द अननोन एंड द अनसंग। तो यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज गोइंग टू लॉन्च ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन टू रिमेंबर कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्लूरी सीतारामा राजू। तो ये कौन है? ये फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं हमारे देश के। करीबन 1922 के आसपास की बात है, इन्होंने ब्रिटिशर्स के द्वारा ऑक्यूपाइड 3-4 पुलिस थाने पे अटैक कर दिया था, और वहाँ से जो काफ़ी सारा एम्युनिशन है ये सब चुरा लिया था, जिससे कि उसका यूज़ जो है वो वहाँ के जो ट्राइब्स वाले लोग हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कर सकें। तो इस तरीके के काफ़ी सारे इन्होंने देश के लिए काम किए थे, और उसी को सम्मानित करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ करी जा रही है। ये इनकी एक प्रतिमा है, द स्टैचू ऑफ रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीतारमन राजू ऑन बीच रोड इन विशाखापट्टनम, ठीक है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट टू पीएम इन गुजरात रियॉट केस हिस्टोरिक, अमित शाह जी ने ऐसा बोला है। देन हमने एक न्यूज देखनी है, टारगेटिंग जीआई टैग मयूरभांज सुपर फूड आंट चटनी टू फाइंड मोर टेबल्स। देखो ये क्या है, रेड वाली जो आंट होती है ना उसकी चटनी है, ठीक है। रेड वाली आंट के अंदर ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी सारे जो हैं पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, कैल्शियम, जिंक, काफ़ी सारे प्रोटीन्स, 18 अमीनो एसिड। तो इसको ना आपके उड़ीसा के एक पर्टिकुलर रीजन के लोग काफ़ी ज़्यादा खाने में यूज़ करते हैं मयूरभांज डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और अब जो है इसको साइंटिफिकली भी प्रूव कर दिया गया है कि काफ़ी यूज़फुल है। तो अब इसकी हाइजीन और ये सब चीज़ें बनी रहें और प्रॉपरली जो है इसको और लोगों तक पहुंचाया जा सके, तो इसको जीआई टैग के लिए डाल दिया गया। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब क्या होता है, कोई पर्टिकुलर चीज़ कहीं की बहुत फेमस होती है तो उसको जीआई टैग मिल जाता है, फिर उससे क्या होता है वो काफ़ी पॉपुलर हो जाती है। तो इसीलिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए इसको अभी लगाया गया है। लेट्स सी क्या होता है, काई चटनी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।